डेट देखो आ रही उसमें आ गई दिख रही है। आज कितनी डेट है? इसी में लेकिन डाउन हो गया स्टेज उसमें दोनों 8 दिसंबर 2000। सही बता। शांति बनाए रखें। दोनों पढ़ रहे थे पॉलिटी। अब तक कहाँ तक पढ़ चुके? कहाँ तक हो गया? अनुसूचियां हो गई थी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ाना है, पार्ट फर्स्ट है ना। ठीक है, देखो हम एक एक करके अब सभी भागों का अध्ययन करेंगे और उसमें भी मान लो ऐसे कुछ शब्दावलियां होती हैं जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन क्लासेस का पार्ट नहीं रहे, लाइव क्लासेस का, ठीक है ना, तो हम बीच बीच में समझाते जाएंगे तो तुम लोग कवर होती जाएंगे, ठीक है। दोबारा से नहीं बताएंगे उस टेक्निक को, ठीक है, एक साथ, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे हम भाग। एक चीज समझ लो पहले कि कई लोग कंफ्यूजन बहुत होता है, हम तो एक चीज बताते हैं। शुरुआत में पढ़ने खड़े होते हैं तो दिक्कत हम लोग के साथ ये होती, समझ में नहीं आता पढ़ना क्या है, कैसे पढ़े संविधान को, है ना, क्यों मान गए। तो देखो मेरे पास एक बुक है किसी की भी, बुक में भारत की राज्य व्यवस्था लिखा हुआ है, ऐसे बुक का नाम क्या है? भारत का संविधान, है कि नहीं। आगे बढ़ोगे तो उसके कंटेनमेंट होंगे ना, कंटेंट होगा अंदर क्या क्या है। तो जिस तरह से इसमें दिया है ऐसे उसमें भी, जैसे हम लोग के चैप्टर होते हैं तुमने देखे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 शुरुआत में, या इंटर वगैरह में अध्याय 1, 2, अध्याय 2, अध्याय 3। क्यों हंस रहे हो? कितने हैं इसमें पेजेस? देखो इस तरह से है कि नहीं। तो इसमें लिखा हुआ देखो तालिका 1 या डोंट वरी, देखो यहाँ से आ गए ना। तो पहले क्या होता है? टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक सेकंड, लेकिन टॉपिक फर्स्ट के अंदर ही हमें कुछ पढ़ना होता है ना, तब वो टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट होगा। टॉपिक फर्स्ट तो जस्ट एक टाइटल है कि नहीं। बुक का टाइटल अलग बात है, जैसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का संविधान, तो बुक हो गई वो। अब बुक कई भागों में होगी ना, जैसे तुम्हारे अध्याय होते हैं टॉपिक, तो ऐसे वो भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके 22 भागों में बटी हुई है, जो संख्या में कितने हो गए? 25। क्लियर होगी बात। तो पहला भाग अर्थात पहला अध्याय है वो। पहले अध्याय के सभी अनुच्छेद नहीं पढ़ोगे। जैसे पहले अध्याय में देखो आप क्या लिखा है? कंपनी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें क्या लिखा है? कंपनी का शासन, ताज का शासन, संदर्भ सूची। तो 3 चीजें दी गई, ये एक तरह से मान लो कि अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। तो हर भाग में कुछ कुछ अनुच्छेद आते हैं। तो 22 भागों में 395 अनुच्छेद बटे हुए हैं। समझ गए कि नहीं कैसे पढ़ रहे हैं? तो हर भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं इस बार। जैसे किसी बुक में तुम अध्याय 1 पढ़ोगे, उसी प्रकार से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मान लीजिए भाग 1, और भाग 1 में जो भी हम चीजें पढ़ेंगे उनको क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 1, 2, अनुच्छेद 3, 4 ऐसे, ठीक है। इसको सुनिए। तो देखो पहला भाग हमारा क्या है? ये क्या नाम है इसका? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और इसमें कितने अध्याय अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे हम? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, है ना। इंग्लिश में लिखते हैं इसको आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। हम 4 अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे भाग 1 में। जिस प्रकार भाग 2 में किसका करेंगे? नागरिकता भाग 2 का नाम, उसमें हम अध्ययन करेंगे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। तो ये इस तरह से टॉपिक ही है, एक तरह से किसी बुक के टॉपिक। तो बुक का नाम क्या? भारत का संविधान। पहला टॉपिक क्या उसका? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? भाग 1, ठीक है। और उसमें 4 अनुच्छेद आएंगे, 4 आर्टिकल आएंगे। इन चारों आर्टिकल को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, जो तुम्हारा पहला आर्टिकल है, कौन सा? पहला आर्टिकल। पहले आर्टिकल में सब क्लॉज भी है। तो पहले आर्टिकल में ए पार्ट है इसका, 1 का ए है, ऐसे ही 1 का बी है और 1 का सी। इसके बाद सी में भी 3 बातों का जिक्र है। ए है इसका,
ठीक है ना, या फर्स्ट मान लो जो मानना चाहते हो, ठीक है। फिर सेकंड है और क्या है थर्ड। मेरे समझ आए? तो अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 1 3 भागों में है और उसमें भी तीसरे भाग के भी 3 खंड हैं। क्लियर होगी बात? पहला भाग क्या है? पहले का पहला क्या है? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या कहा गया है कि इंडिया, जिसका दूसरा नाम क्या है? भारत। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। हमने कहा कई शब्द इसमें मिलेंगे जो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन वीडियो का वो पार्ट नहीं रहे, तो हम थोड़ा थोड़ा करके सबको बताते जाएंगे जैसे इसमें मिलते जाएंगे। ठीक है, तुम लोग के रिवाइज हो जाएंगे, पुराना जो नहीं लिखा हुआ है उसको पढ़ भी सकते हो। तो यहां पर यूनियन की बात की गई। किसकी बात की गई? यूनियन की। तो वो संघ दो प्रकार का होता है। जब कई राज्य मिलकर एक आपसी समझौते से एक बड़ा संघ बना ले तो उस संघ को इंग्लिश में फेडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरेशन। लेकिन जब एक बड़ा राज्य अपने कई हिस्से बना दे तो उसको क्या बोलते हैं? यूनियन। जैसे यूएसए में क्या हुआ? यूएसए के निर्माण में अमेरिका में कई ऐसे राज्य थे उत्तर अमेरिका में जिन्होंने आपसी तालमेल के द्वारा, ठीक है ना, वहां क्रांति भी हुई और उन्होंने क्या किया? अपना एक संघ बना लिया। उसमें राज्यों की अलग अलग स्वायत्तता है अपनी, और वो सभी राज्य मिलकर यूएसए का निर्माण किया उन्होंने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसीलिए तो बोलते हैं अमेरिका के संयुक्त प्रदेश, संयुक्त राज्य। वे राज्य जो संयुक्त होकर एक देश बना चुके हैं उनको ये यूएसए के रूप में जानते हैं। ठीक है, लेकिन उस यूनियन को हम यूनियन नहीं बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ यूनियन लिखा हुआ है, संघ की परिभाषा, उनके यहाँ क्या लिखा हुआ है? फेडरेशन। अमेरिका फेडरेशन है स्टेट्स का। फेडरेशन और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है? फेडरेशन में राज्य अलग अलग होते हैं, वो कभी भी अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यूनियन में एकात्मकता होती है ना। हम लोग संघ की दृष्टि से एकात्मक की ओर जाते हैं। हमारा जो राज्य क्षेत्र है वो संघात्मक है, जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर। लेकिन यूएसए में क्या है? संघ तो है लेकिन एकात्मकता नहीं हो सकती हमेशा। चाहे तो राज्य उससे अलग भी हो सकता है, सेसीड कर सकता है। SECED, सेसीड मान होता है अलग होना। क्लियर? तो यूनियन में राज्यों को मिलने का अधिकार तो है लेकिन अलग होने का अधिकार नहीं है, जैसा कि भारत की व्यवस्था है। यूपी वाले चाल हम अलग हो जाएंगे तो अलग हो जाएंगे भारत से? नहीं हो सकते, क्योंकि यूपी के पास इतनी पावर ही नहीं है। क्योंकि भारत एक राज्य था जिसने कई राज्यों को बनाया अपने अंदर, जिनको आज हम प्रांत या प्रदेश भी बोलते हैं उनको भी। क्लियर? लेकिन यूएसए में कई राज्य मिले थे और एक बड़े राज्य का निर्माण किया था। ठीक है ना, इसलिए यूएसए को हम बोलेंगे क्या? फेडरेशन। और भारत को क्या बोलेंगे? यूनियन। तो ये बात सभी लोग पता रहे, इसीलिए कहा जाता है कि जो यूएसए है वो क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का एक डिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, ना टूटने वाले राज्यों का टूटने वाला संघ। कौन? यूएसए। यूएसए में राज्य नहीं बढ़ सकते हैं, उनका संघ टूट सकता है, क्योंकि राज्य अलग होगा, संघ छोटा हो जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में स्टेट्स को अल्टर किया सकते हैं, उनका नाम में परिवर्तन, उनके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाना घटाना भारत में किया जा सकता है राज्यों में, लेकिन यूएसए में नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य अपनी मर्जी से उसमें शामिल हुए। इसलिए जो स्टेट्स हैं यूएसए में वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब नहीं टूटते हैं। लेकिन संघ तो टूट सकता है ना अगर राज्य अलग होता है। भारत में अपोजिट है इसके। भारत में स्टेट्स तो डिस्ट्रक्टिबल है, टूट सकते हैं, लेकिन जो यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, अर्थात वो टूट नहीं सकता। डिस्ट्रक्शन जानते हो ना, विध्वंस, टूटना। तो इनडिस्ट्रक्टिबल माने क्या होता है? ना टूटने वाला। तो इंडिया इज अ यूनियन, अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ
destructible states, but USA is a federation. And what federation? What type of federation? Destructible federation of indestructible states. Clear? किसी को दिक्कत तो नहीं आता? तो पहले का पहला क्लॉज क्या कहता है कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। क्लियर? इंडिया नाम हमने क्यों चूज किया उस समय, जबकि भारत का मूल नाम नहीं रहा है सदियों से। आर्यावर्त बोला गया, भारत बोला गया, ठीक है ना। लेकिन क्या था कि जब अंग्रेजों ने 200 सालों तक शासन किया हमारे ऊपर, तो उस समय भारत की जो ख्याति थी वो इंडिया के रूप में दूसरे देशों में पहुंच गई थी। पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से जानती थी। किसके नाम से? इंडिया। भारत नाम लोग भूल चुके थे, और इसी वजह से इंडिया नाम को यूज करना एक मजबूरी भी थी और जरूरत भी थी उस समय की। ठीक है, इसलिए इंडिया नाम का यूज किया संविधान निर्माताओं ने, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिख दिया कि इसका नाम क्या है? भारत। देखो, इंडिया का मीनिंग भारत नहीं होता है। यहां लिखा ये नहीं कि इंडिया जो, जिसका मतलब भारत है, इसका मतलब है इंडिया जो कि भारत है। अर्थात भारत हम जानते थे लेकिन दूसरे लोग नहीं जानते थे, इसलिए हमने इंडिया को अपनाया नाम को। लेकिन अपने संविधान के पहले ही क्लॉज में लिख दिया कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। समझ गए? तो यूनियन है, ध्यान रखना। और यूएसए क्या है? फेडरेशन। हम तुलनात्मक अध्ययन करते रहेंगे धीमे धीमे, एक साथ नहीं पढ़ाएंगे तुलना, धीमे धीमे कहीं ना कहीं जहां जहां जिसकी भी हो रही होगी वो सभी करते रहेंगे पर्टिकुलरली। ठीक है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? सेकंड में लिखा है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हम यूटीज लिख दे रहे हैं, ठीक, शॉर्ट में, ठीक है ना। एज डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 1। अब बात आती है कि कौन से राज्य और संघ शासित प्रदेश इस भारत संघ का पार्ट होंगे। तो बताया गया है कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अनुसूची 1 में वर्णित किए गए वही भारत राज्य क्षेत्र का पार्ट होंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में स्टेट्स और यूटीज आते हैं। कौन कौन से? जो अनुसूची 1 में वर्णित किए गए। मैंने लिखा था अनुसूची 1 में, लिखा है नहीं? शुरुआत में 4 कैटेगरी के, 3 कैटेगरी के स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक है ना। कहीं 4 भी लिखा होगा। उसके बाद हमने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में। क्लियर हो जाती है। थर्ड में क्या लिखा? पहले इतना तो लोग समझ में आया, इतना नोट कर लो पहले जल्दी से, है ना। फिर तो लोग समझ पाते नहीं, ज्यादा हो जाता है। जल्दी नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? ठीक है। सी पार्ट में देखो सी पार्ट में बात की गई है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सम्मिलित क्या क्या होगा। किसकी बात की गई? भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित क्या क्या होगा। तो इसमें इस तरह से लिखा हुआ है क्या? द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। क्या क्या शामिल होगा भारत के राज्य क्षेत्र में? पहली बात, द टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, जो राज्यों का क्षेत्र है वो भारत राज्य क्षेत्र का हिस्सा है। दूसरी बात, द टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज as in शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में जो यूनियन टेरिटरी दी गई हैं उनका जो क्षेत्र होगा वही भारत राज्य क्षेत्र का पार्ट होगा। और तीसरी बात की गई है कि जो भी चीज हम एक्वायर करें, क्या करें? जो भी क्षेत्र हमने एक्वायर किया हो, that may be acquired। हिंदी में लिखना चाहो तो अर्जित क्षेत्र। तो 3 तरह के
क्षेत्र भारत राज्य क्षेत्र का पार्ट है। पहला राज्यों के क्षेत्र, ठीक है ना, दूसरा संघ शासित प्रदेशों का क्षेत्र, और तीसरा वे क्षेत्र जो हम क्या करें, अर्जित करें। इसलिए इनको क्या बोलेंगे, अर्जित क्षेत्र। हिंदी जरूर लिख लेना, ठीक है। शुरुआत की हिंदी तो नहीं लिखनी किसी को, लिख लोगे ना आराम से, तो ध्यान रखो। हाँ, अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या होता है बताते हैं। फिलहाल इसको ध्यान रखो कि भारत के राज्य क्षेत्र में 3 क्षेत्र आएंगे। पहला राज्यों का क्षेत्र, दूसरा संघ शासित प्रदेशों का क्षेत्र जैसा कि शेड्यूल 1 में वर्णित है, और तीसरी बात जो भी राज्य क्षेत्र हम अर्जित करें तो ये अर्जित क्षेत्र है। क्लियर होगी बात की नहीं? राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेशों का क्षेत्र एवं अर्जित क्षेत्र, ये 3 एक एक क्रॉस करके लिखे हुए हैं पहले के सी में या पहले के तीसरे में। क्लियर? इसको नोट करो, इससे फिर हम बताते हैं अर्जित क्षेत्र क्या होता है। नोट कर ले सभी ने? अरे सही कर लो यार, अब तुम लोग एक्वायर की स्पेलिंग सही करवाए हैं। ACQUIRE धोखे से लिख गई होगी, रख कर दें, ठीक है। देखो हम पढ़ेंगे अर्जित क्षेत्र क्या होता है, ठीक है ना। एक्वायर्ड टेरिटरी किसको बोला जाएगा, इसको रख कर देते, ध्यान से मेरी बात सुनो सभी। तो हमने तीसरा, पहले अनुच्छेद का जो हमने तीसरा क्लॉज बताया, उसमें जो तीसरा है वो अर्जित क्षेत्रों की बात करता है कि अर्जित क्षेत्र क्या होते हैं। इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखो एक्वायर्ड टेरिटरी अर्थात अर्जित क्षेत्र। तो ये क्या होते हैं अर्जित क्षेत्र? तो देखो इंटरनेशनल लॉ से रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है ना। 4 तरह से कोई भी क्षेत्र अर्जित क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। या तो क्या हुआ हो, उस पर विजय पाई गई हो, विजय या जीत के द्वारा मिला हो। दूसरा क्या है, समझौते से शामिल हुआ हो, ठीक है ना। तीसरा क्या है, तीसरा है तुम्हारा जो दावा रहित क्षेत्र है। कौन है, दावा रहित क्षेत्र। और चौथा है जो अर्पित क्षेत्र है, अर्पण किया गया हो जिनका, ठीक है ना। विजय को हम बोलते हैं कॉन्क्वेस्ट के द्वारा जिनको पाया गया हो, जिनको कॉन्कर किया गया हो। कॉन्क्वेस्ट माने विजय होता है, जो कॉन्कर किए गए एरियाज, ठीक है, वो उनकी बात की जाएगी। समझौता मींस जिसमें ट्रीटी हुई हो, क्या हुई हो, ट्रीटी या एग्रीमेंट हुआ हो। दावा रहित क्षेत्र जो उनको बोलते हैं नॉन क्लेम्ड एरियाज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन क्लेम्ड एरियाज या टेरिटरीज। अर्पण मतलब सेशन होता है, क्या होता है, सेशन। तो भाई ये क्या है, इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने बताया कि 4 प्रकार से कोई भी क्षेत्र अर्जित क्षेत्र कहलाता है। या पर उस पर विजय पा ली गई हो, उसको जीत लिया गया हो। दूसरा समझौता किया गया उससे। तीसरा क्षेत्र दावा रहे तो किसी का भी दावा ना हो उस पर। और तीसरा जिसको अर्पित कर दिया जाए, दूसरे को प्रदान कर दिया जाए खुद से ही। ये 4 कैटेगरी के राज्य क्षेत्र अर्जित क्षेत्रों का हिस्सा होते हैं। तो हम एक को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं भारत में ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो जैसे हम विजय और जीत की बात करें तो हुआ क्या कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय 3 यूटीज, कौन कौन सी, दादरा एवं नगर हवेली, दूसरा दमन एवं दीव, और तीसरा गोवा। ये जो 3 थे तुम्हारे, क्या था कि इन तीनों का ही जो क्षेत्र था वो पुर्तगालियों के पास था, क्योंकि भारत में कई लोग आए शासन करने, उसमें पूरे राज्य क्षेत्र पे हिस्सा कर लिया, कब्जा कर लिया। किसने, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने भाई 90% एरिया कब्जा किया, बाकी 10% फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों, डचों, जो हॉलैंड के निवासी थे, सबके पास था। तो ये जो तीनों राज्य क्षेत्र थे, जिनको जो आज हमारे क्या है, संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज, ये उस समय पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में थे। लेकिन क्या अधिकार क्षेत्र में थे, पुर्तगालियों के। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोर्टुगीज। क्लियर?
अब क्या हुआ, भारत तो स्वतंत्र हो गया, तो 1954 से क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा। कहां पर, दादरा एवं नगर हवेली में। वहां की जनता थी, वो चाहती थी कि हम भारतीय क्षेत्र का हिस्सा हो जाए, क्योंकि भारत के निवासी थे वहां पर, तो भारत में मिलना चाहेंगे ना, कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे पुर्तगालियों का पार्ट होंगे वो लोग, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये लोग मिलना चाहते थे। उस समय क्या था कि जो पुर्तगाली थे वो देना नहीं चाहते थे अपना क्षेत्र, भाई उनका क्षेत्र था ये तीनों ही। लेकिन क्या था, दमन एवं दीव में उनकी सेना थी उस समय स्थापित, दादरा एवं नगर हवेली में सेना नहीं थी उनके पास, पुर्तगालियों के पास। तो उन्होंने भारत से कहा कि आप हमारी सेना को जाने दीजिए कि दादरा एवं नगर हवेली विद्रोह हो रहा है, हमें उसको दबाना है, सप्रेस करना है। तो भारत कैसे देते, भारत तो जानता था कि हमारा राज्य क्षेत्र है, हमें मिलना चाहिए, तो भारत ने पास नहीं होने दिया। तो पुर्तगाली चले गए कहां, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने कहा भाई बात तो सही है, भारतीयों का जो क्षेत्र है वो किसी को पास होने दें ना होने दें, भाई उनके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है, हम कैसे कह सकते हैं कि आप जाने दो। तो क्या किया फिर, यहाँ पे काफी संघर्ष चलता रहा और 1954 से 1961 तक ये संघर्ष इसी प्रकार से चलता रहा। 1961 में दादरा, हालांकि 1954 से दादरा एवं नगर हवेली भारतीय संघ में शामिल हो गया था, लेकिन औपचारिक रूप से फॉर्मली नहीं हुआ था, है ना, आधिकारिक रूप से नहीं हुआ था, क्योंकि भाई पुर्तगाली इस पर दावा नहीं छोड़ रहा था अपना, ठीक है। तो ये 7 साल तक ये संघर्ष वहां पे चलता रहा। उसका जब ये संघर्ष समाप्त हो गया, फिर पुर्तगालियों ने सोचा चलो हटाओ, ठीक है ना, क्योंकि कर भी क्या सकते थे, इतने दूर किलोमीटर बैठे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा भैया तुम वहां इतना दूर क्या करोगे आके, रहते तुम वहां, और वहां पे थोड़ा क्षेत्र चाहिए छोटा सा, वो तो भारतीयों का है, उनको दे दो। तो हमने 10वां संविधान संशोधन किया इसीलिए बाद में, कौन सा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके, और हमने 1961 में दादरा एवं नगर हवेली को, हमने दमन दीव को, दोनों को, सॉरी दादरा एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। 1961 में ये आधिकारिक रूप से ऑफिशियली भारत संघ का पार्ट हो गया, क्या, दादरा एवं नगर हवेली। बच गया दमन दीव और गोवा। तो क्या हुआ कि इनको भी 12वें संविधान संशोधन से, कौन से, 12वें संविधान संशोधन अधिनियम से भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। कब, 1962 में। मैंने शुरुआत में बताया तुम लोगों को ध्यान हो, गोवा का पार्ट बना भारत का 1962 में, उसके पहले किसके अधिकार क्षेत्र में था, पुर्तगालियों के। तो 1962 में दमन एवं दीव और गोवा 12वें संविधान संशोधन से भारतीय संघ का हिस्सा हो गए, भारतीय राज्य क्षेत्र में आ गए। और 1961 में 10वें संविधान संशोधन अधिनियम से दादरा एवं नगर हवेली भारतीय संघ का हिस्सा हो गया। लेकिन भारत ने सेना का यूज किया था इसके लिए, इनको जीतने के लिए, इसलिए हमने इनको कैसे पाया है, कनकेस्ट के द्वारा, कनकर किया हमने इनको, ठीक है, विजय प्राप्त की इनको। यहाँ तक सभी को दिक्कत, कोई किसी को, सभी समझ में आ रहा है अच्छे से, कहानी समझ में आ रही, कहानी तरह सुनो, एंजॉय करो, समझ में जरूर आ जाएगा। तो सीधी सी कहानी क्या, फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। दादरा एवं नगर हवेली में पुर्तगालियों के पास सेना नहीं थी, वहां पे विद्रोह होने लगा था भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जनता का। तो दमन एवं दीव में उनकी जो सेना स्थापित थी, तो वहां से सेना भेजना चाहते थे, लेकिन इन दोनों के बीच में भारतीय राज्य क्षेत्र पड़ता था, क्योंकि ये इधर क्षेत्र पे था, एक दूसरे क्षेत्र पे था, दूसरे छोर पे था, बीच में तो भारत की यूनियन टेरिटरी, भारत की टेरिटरी थी। तो ये लोग चले गए कहां, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस समझाया भैया तुम वहां क्या करोगे, सब छोड़ गए, तुम भी छोड़ो उपनिवेश वहां से। तो ये लोग नहीं माने, इसलिए 7-8 साल वहां पे ये संघर्ष चलता रहा। 1961 में आधिकारिक रूप से दादरा एवं नगर हवेली भारतीय संघ का हिस्सा बन गए। और उसके बाद 1962 में 12वें संविधान संशोधन अधिनियम से दमन एवं दीव और गोवा को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह से हमने इनको क्या बनाया, यूनियन टेरिटरी बनाया। क्या बनाया, यूनियन टेरिटरी। अब तुम लोग को अच्छे से पता होगा कि इन दोनों को भी मर्ज कर दिया गया है, ठीक है ना, दादरा एवं नगर हवेली एवं एंड दमन एवं दीव, ठीक है ना, इसका एक्ट आया है, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी एक्ट। और उसके द्वारा 26 जनवरी 1950 को, कब, 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मर्ज करके एक टेरिटरी बना दिया गया। पहले 2 थी अलग अलग, 7 थी पहले, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमने बनाया तो 9 हो गई। फिर बाद में 26 जनवरी
2020 को इन दोनों को मर्ज करके हमने एक बना दिया, ठीक है ना। अब ये एक टेरिटरी का पार्ट है। और गोवा तुम्हें पता ही अच्छे से, गोवा 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में क्या बना, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन आज क्या केंद्र शासित प्रदेश है गोवा, क्या है, राज्य। और इसको राज्य की प्रमाणिकता कब दी गई, इसको राज्य कब बनाया गया, 1987 में। आगे पढ़ेंगे, परेशान नहीं। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं, यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई नहीं, आगे बढ़े। इसके बाद आते हैं हम समझौते पर। ये समझौता क्या है, कैसे समझौता होता है, कभी हुआ भारत में कि नहीं हुआ, कैसे हुआ। देखो 5 राज्य क्षेत्र छोटे हिस्से थे, वो फ्रांसीसियों के कब्जे में थे भारत की स्वतंत्रता के समय। कौन कौन से, उनके नाम क्या थे, नाम था पुडुचेरी, ठीक है ना, पहले पौंडीचेरी बोलते थे। दूसरा क्या था, करिकाल, क्या नाम था, करिकाल या कराईकाल लिखा होता है, ठीक, कराईकाल लिखो, कराईकाल। तीसरा क्या था, यमन, फिर माहे और चंद्रनगर। ये पांचों किसके कब्जे में थे, किसका अधिकार क्षेत्र में थे, फ्रांसीसियों के। ये पांचों किसमें थे, फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में। ये हमारे जो पुडुचेरी और कराईकाल थे, ये दोनों ही कहां पढ़ते थे, पुडुचेरी कराईकाल, ये दोनों पढ़ते थे तमिलनाडु में। कहां पढ़ते थे, तमिलनाडु में। यमन तुम्हारा पढ़ता था आंध्र प्रदेश में। माहे कहां था, ये था केरला में। कहां था, केरला में। और चंद्रनगर कहां था तुम्हारा, ये था वेस्ट बंगाल में। तो भाई फ्रांसीसियों से भी यही बात चलती रही, 1954 से 1961 तक चर्चा चलती रही। लेकिन चर्चा चलने के बाद, लेकिन हमने उनसे कोई युद्ध नहीं किया, फ्रांसीसी मान गया आखिरकार। और 14वें संविधान संशोधन से 1962 में ये पांचों चारों ही हमें प्राप्त हो गए। कौन कौन से, पुडुचेरी, कराईकाल, यमन और माहे। लेकिन चंद्रनगर, क्योंकि चंद्रनगर पहले ही शामिल किया जा चुका था, कब, 1950 में। बात ध्यान रखो, चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में 1950 में शामिल कर लिया गया था। बचे थे तुम्हारे कौन कौन से, 4, पुडुचेरी, कराईकाल, जो कि तमिलनाडु में आते थे उस समय। उसके बाद यमन, जो तुम्हारा आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, छोटा क्षेत्र है। माहे केरला में था। ये चारों इन्होंने 14वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में हमने समझौते से फ्रांसीसियों से प्राप्त कर लिया। तो समझौते का हिस्सा हुए कि नहीं हुए, क्योंकि हमने ट्रीटी की थी, भाई कोई विवाद ना हो, अच्छा आगे व्यवहार रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो फ्रांसीसियों ने इनको हमें प्रदान कर दिया था, कोई विवाद नहीं हुआ। पुर्तगालियों जरूर संघर्ष चला, तो उनसे फिर हमने इनको जीत लिया था। तो विजय या जीत के द्वारा, समझौते के द्वारा। दावारे क्षेत्र की हम बात करें अगर, कौन कौन क्षेत्र आएंगे, जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक का क्षेत्र है। किसका, आर्कटिक का एंड अंटार्कटिक का। ये जो क्षेत्र है दोनों, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, निर्जन क्षेत्र है ना, कोई पीपल रहता नहीं, कोई पर्सन वहां रहता नहीं। लेकिन कई देशों ने अपने वहां पर शोध संस्थान खोले रखे हैं। जैसे इंडिया का है गंगोत्री, क्या है, गंगोत्री नाम से। वहां शोध करते हैं अंटार्कटिका में ये, कि कैसे क्या क्या फलाना ठिकाना, जो भी हो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, भूगोल। तो ये दावारे क्षेत्र नहीं है, इनमें कोई भी अपना वहां पे कब्जा कर सकता है। लेकिन कब्जा करके करो क्या, वहां पे कोई रहेगा ही नहीं जब। तो शोध संस्थान जरूर खोल रखे हैं सभी ने अपने, ठीक है ना, रिसर्च एरिया बोलते हैं उनको, रिसर्च कॉलोनी, ठीक है। जैसे भारत का भी क्या है, गंगोत्री। तो ये दावारे क्षेत्र हो गए। इसका अर्पण की बात करें, अर्पण की बात जब हम करेंगे तो हम जिक्र करेंगे किसका, सिक्किम का। किसका, सिक्किम का। क्या था, सिक्किम में 1975 तक, 1974 तक एक वंश है, नाम है वंश का चोग्याल डायनेस्टी, चोग्याल वंश, चोग्याल डायनेस्टी, अर्थात डायनेस्टी में वंश होता है। चोग्याल वंश का यहाँ शासन था सिक्किम में।
सिक्किम एक छोटा सा पार्ट है जो उत्तर प्रदेश के सॉरी बिहार और क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर साइड पड़ता है। तुम ऐसे देखोगे कैसे इस तरह मैप है कि नहीं, इस तरह से भारत का अरुणाचल प्रदेश में जो भी है इस तरह से, ठीक है ना। ये वेस्ट बंगाल तुम्हारा यहाँ पे है कि नहीं, ये जो हिस्सा है ना ये तुम्हारा क्या है, सिक्किम। क्या ये सिक्किम। तो सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी का शासन था, लेकिन जनता वहां की जो थी वो भारत संघ में शामिल होना चाहती थी। तो पहले तो वहां का जो तानाशाह था वो माना नहीं, ठीक है ना। तानाशाह तो नहीं बोलना चाहिए, क्या वहां का राजा पहले माना नहीं इस बात के लिए, लेकिन धीमे धीमे अपनी जनता का वो दबाव होते हुए उसने ये बात मान ली। तो उसके लिए क्या हुआ, हमने 35वां संविधान संशोधन किया। कौन सा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके आए और हमने आर्टिकल 2A जोड़ दिया। कौन सा 2A, आर्टिकल 2 जहां था वहां 2A जोड़ दिया और हमने सिक्किम को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। सिक्किम हमारे क्षेत्र में शामिल हो गया। लेकिन जब सिक्किम उस समय शामिल हुआ था तो वो सेशन के द्वारा शामिल हुआ था, ठीक है ना, कि हम भी आपका हिस्सा बनना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने कहा कि चलिए हमारी लोकसभा में 2 सीटें आपकी भी हो जाएंगी। इनको 2 सीटें लोकसभा में प्रदान कर दी गई, जिससे एक बड़े क्षेत्र का हिस्सा हो जाए सिक्किम वाले भी। लेकिन पूरी तरह से शामिल नहीं हुए। लेकिन 36वें संविधान संशोधन से हमने सिक्किम को कंप्लीटली साइन कहां मर्ज कर लिया है, भारत राज्य क्षेत्र में। और हमने क्या किया, इसी 36वें संविधान संशोधन अधिनियम से आर्टिकल 2A को रिमूव कर दिया और सिक्किम पूरी तरह से 36वें संविधान संशोधन से 1975 में, ये 75 में हुआ था और ये 74 में हुआ। 35वां संविधान संशोधन 1974 आर्टिकल 2A जोड़ा गया और सिक्किम को भारतीय राज्य क्षेत्र में इस प्रकार शामिल किया गया कि उनका यहाँ पर सिर्फ प्रतिनिधित्व हो, पूरी तरह से वो शामिल नहीं थे। और इसके लिए उनको लोकसभा में 2 सीटें प्रदान की गई। लेकिन 36वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूरी तरह से सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा हो गया और हमने इसी संविधान संशोधन से आर्टिकल 2A को एबॉलिश कर दिया, रिमूव कर दिया। मेरा समझ में सभी को याद है कि नहीं? तो आप तो समझ जाओगे अर्जित क्षेत्र क्या होते हैं। किसी को डाउट यहाँ तक नोट कर लो, किसी को क्वेश्चन हो बताओ पहले तुरंत ही। अभी किसी को क्वेश्चन हो है, किसी को क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन हो तो बताओ मैं, है ना। और नहीं है क्वेश्चन तो फिर नोट कर लो। आज यही तक रखते हैं, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 2, ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। हाँ, जम्मू कश्मीर को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक तक रखते हैं। अर्जित क्षेत्र की हमने बात की, इससे किसी को क्वेश्चन बताओ, फिर वो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा यहीं पे। मेरा समझ रहे हो कि नहीं? अर्जित क्षेत्र में तुम्हें कुछ पूछना तो बताओ जो यहाँ तक समझ में ना आ रहा है। आ गया सभी को? ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मंडे होगी।